बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो 9 में आपके साथ फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में क्लास 10 के लिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो जो कंप्लीट कंटेंट था हमारा मिड टर्म का, जिसमें 6 चैप्टर इंक्लूड थे, उसका रिवीजन हमने करना है इसमें। इसके अलावा हमारे पास इंडेक्स फॉर्मेशन से रिलेटेड और कंटेंट फॉर्मेशन, वर्क की क्लोजिंग और इसी तरह से पेपर पैटर्न बोर्ड का और पेपर पैटर्न जो अभी मिड टर्म आपका होना है उससे मुतालिक जो है बातें कुछ होंगी। एट फर्स्ट जो है ये बात आपको जो है बताई जा रही है कि अभी कॉपीज़ जो हमारे पास आई हैं उसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चे कंटेंट सॉल्यूशन में कोई रेफरेंस पेजेस अगर दिए जा रहे हैं, रेफ़र किया जा रहा है, तो उन टॉपिक्स को राइट करने के बजाय उन रेफरेंस पेजेस के ही नंबर्स राइट कर रहे हैं। तो पहले तो ये बात क्लियर हो, रेफरेंस पेजेस आपको बुक या नोट से जो दिए गए हैं तो उस चीज़ को कॉपी करना है। फिर कुछ पेरेंट्स के माइंड में ये बात आ रही है कि ये कॉपी जो है इसमें ये नोट्स अवेलेबल हैं तो इसे राइट करना क्यों ज़रूरी है। जब बच्चों को मेमोराइज़ करवाया जा रहा है तो उस मेमोराइज़ किए हुए वर्क को अगर राइट करवा देंगे तो ये दोनों लिहाज से काम जो है बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ने जो मेमोराइज़ किया बेहतर अंदाज से कितना पिक किया उसने, किस तरह से वो मेमोराइज़ कर रही है, एग्जाम में वो कैसे राइट करेगा, आपके सामने एक स्केच आ जाएगा। Now we are starting our review of the revision. So at first मिड टर्म में हमारे पास 6 चैप्टर हैं, टोटल 19 चैप्टर्स हैं जो कि आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिए गए थे। उन 19 चैप्टर्स से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट बन रहा है वो 6 चैप्टर्स का पार्ट है, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स था। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स हमारा जो चैप्टर है, अब इसकी इंडेक्स फॉर्मेशन भी आपको बताई जाएगी, तो उसमें जो टॉपिक्स हैं तमाम टॉपिक्स इंक्लूड हैं और तमाम टॉपिक्स राइट किए जाएंगे। एट फर्स्ट हमने जो फिजिक्स को डिफाइन किया था, बल्कि फिजिक्स से पहले हम साइंस को डिफाइन कर चुके थे कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। साइंस को क्लासिफाई किया था, उसके बाद हम फिजिक्स पर आए थे। फिजिक्स की डेफिनेशन के बाद हमने फिजिक्स की ब्रांचेस को डिफाइन किया था। आफ्टर दैट हम रोल ऑफ फिजिक्स के भी, फिजिक्स का डेली लाइफ में क्या रोल है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, वो बात बताई गई थी। इसके बाद हमने बात की थी साइंटिफिक मेथड की, कि एक जो प्रॉब्लम साइंस में आता है उसको किस तरह से डील किया जाता है और किस तरह से उसका सोल्यूशन बनाया जाता है, और कैसे ऑब्जर्वेशन जो फर्स्ट टूल होता है कि ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ को लॉ तक लेकर जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हर एक चीज़ का जो है यानी की पॉइंट है, और ऑब्जर्वेशन के बाद उस चीज़ का जो है वैलिडिटी को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करके एट फर्स्ट जो है कोई भी ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस देता है हमें, और हाइपोथेसिस क्या होता है, एक ट्रायल आइडिया होता है कि उसमें कोई यानी वैलिडिटी नहीं होती है जब तक उसमें जो है मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करके उसको जो है वैलिड ना बना दिया जाए। देन वो थ्योरी बनता है, और थ्योरी के बाद उसको प्रिंसिपल और लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी ये तमाम जो है जितने सपोर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उसको मिलते हैं उतना ज़्यादा उसका रिजल्ट वैलिड माना जाता है, और फिर वो लॉ के तौर पर जो है कंसिडर किया जाता है। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट, जिसमें अल-बैरूनी, इब्नुल हैतम, अल-किंदी, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इनके जो कंट्रीब्यूशंस थे वो हमने देखे थे। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आपको मैंने बताया था, एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया वो ब्रांचेस से रिलेटेड पूछा गया। चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स हो गई, इसी तरह कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो अल-किंदी, अल-बैरूनी, अल-हैतम से मुतालिक जो क्वेश्चन हमारे पास आते रहे। इसके अलावा जहाँ पर आप एमसीक्यूज वाइज देखते हैं तो एमसीक्यूज वाइज इन कंट्रीब्यूशन से या फिर ब्रांचेस से जो क्वेश्चन है हमारा वो मोस्टली एमसीक्यूज में उठा है।
इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो है मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमने मेजरमेंट को डिफाइन करते हुए फिर फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था, और फिजिकल क्वांटिटीज की जो टाइप्स थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज, इनको डिस्कस किया गया था। फिर हाउ कैन वी सॉर्ट आउट दी फिजिकल क्वांटिटीज एज फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज, वो डिस्कस किया गया था। और फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज का क्वेश्चन जो कि आपको मैंने बताया था कि 2019 में पूछा गया था, इनके डिफरेंसेस का, तो वो डिफरेंसेस भी आपको बताए गए थे और आपको कंटेंट सॉल्यूशन में राइट भी करवाया गया और आपने इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन हमने एसआई प्रीफिक्सेस को देखा था। एसआई प्रीफिक्सेस के लिहाज से यूनिट कन्वर्जन के प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए थे। साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने डील किया था। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को भी फॉलो करना बताया था आपको कि कैसे उसको अप्लाई किया जा सकता है और क्या वो रूल्स हैं, आपके पास बुक में भी मौजूद है, नोट्स में भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है जब एक्सरसाइज को हम डील कर रहे थे तो एक्सरसाइज के लिहाज से हमने आपको ये बात बताई थी कि जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमने अच्छे अंदाज से डील करना है अपनी लैब में, क्योंकि हमारे पास ये प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं, इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो उस जगह डील किया जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज में जहाँ जहाँ जिस चीज़ का जितना जो ज़रूरत थी वो चीज़ें आपको जो है वहाँ पर क्लियर कर ली गई। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 जो कि काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन में एट फर्स्ट हमने काइनेमेटिक्स को डिफाइन किया था कि भाई मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच है और ये डील कर रही है मोशन को विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। फिर हमने मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई थी, डिस्कस की थी आपके साथ, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की टाइप्स, एक्सेलरेशन की टाइप्स, ये डिस्कस की गई थी। फिर डिफरेंसेस आपको बताए गए थे इसमें। इसके अलावा इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो आपको ड्राइव करवाई गई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सेकंड थर्ड और फर्स्ट ये तीनों इक्वेशंस जो हैं यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी में यूजुअली सेक्शन बी के लिहाज से इक्वेशन 1 जो है अमूमन पूछी गई है एक ईयर में, वरना ये पहले कभी नहीं आई, लेकिन अगर आती है ये इक्वेशन तो ये सेक्शन बी में आ सकती है। जबकि इक्वेशन नंबर 2 और 3 थर्ड और सेकंड इक्वेशन जो है ये हमारे पास सेक्शन सी का ये कोई क्वेश्चन को कोई पार्ट बनकर आ सकती है। फिर इस चैप्टर में हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी थे, न्यूमेरिकल्स को हमने डील किया। उन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मैंने की पॉइंट बताया था कि की पॉइंट के लिए किसी भी क्वांटिटी को आपने उसकी यूनिट के लिहाज से पहचाना है और उसकी सिंबल को याद रखना है। जब डाटा फॉर्म कर लेंगे तो आपको ये मालूम होगा मेरे डाटा में ये चीज़ें मौजूद हैं, अब इसके लिहाज से मेरे पास कौन सा फार्मूला है जो कि एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए फार्मूलाज बेहतरीन काम ये है कि किसी भी चैप्टर के एंड में उसमें यूज होने वाले तमाम फार्मूलाज को आप एक जगह जो है अगर इनलिस्ट कर लें तो बड़ा इजी हो जाता है कि किस अंदाज से आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, और इस तरह से मेमोराइजेशन भी अच्छी होती चली जाती है। और हर एक क्वेश्चन में ये हमारे ये आपको बात बताई गई कि किसी भी फार्मूले को अच्छी तरह से मेमोराइज करने के लिए उसको अगर जहाँ जहाँ वह यूज होना है उसे बार बार वहाँ पर राइट कीजिए, इस तरह से वो अच्छी सी तरह से मेमोराइज हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एतबार से यानी यूँ समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल्स भी इसके इंपॉर्टेंट है जो कि आते रहें, डिफरेंसेस इसके आते रहें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुतालिक या स्पीड एंड वेलोसिटी से मुतालिक या फिर इसी तरह से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से मुतालिक जो है ये जो डिफरेंसेस हैं ये आते रहें। इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन चैप्टर नंबर 4 जो कि मैकेनिक्स की सेकंड सब ब्रांच जो है उसके मुताबिक है, और इस ब्रांच का नाम जो यहाँ पर लिया गया था वो डायनामिक्स लिया गया था कि डायनामिक्स वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जो कि फोर्स के रेफरेंस पर मोशन को डील करती है। यानी यहाँ पर तमाम फोर्स से रिलेटेड बात थी। तो तभी एट फर्स्ट हमने न्यूटन्स लॉज देखे थे जिसमें फोर्स को फर्स्ट लॉ में फोर्स की डेफिनेशन बताई गई, सेकेंड लॉ में फोर्स को कैलकुलेट करने का मेथड बताया गया, थर्ड लॉ में फोर्स का रिएक्शन फोर्स को कैसे हो सकता है और किस तरह कोई फोर्स बैलेंस हो सकती है ये बताया गया। इसी तरह हमने मोमेंटम को डिस्कस किया, इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम डिस्कस किया। डिफरेंसेस यूजुअली आते हैं मास और वेट में, तो वो आपके साथ डिस्कस किए गए। लॉज ऑफ न्यूटन ये आपके पास आते हैं, ये आपसे डिस्कस किए गए। इसी तरह से हमारे चैप्टर नंबर 4 में फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी कई एस्पेक्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं। बाजू का इसकी टाइप्स के लिहाज से बात आती है, बाजू का इसके रीजन के लिहाज से, जैसे रीजन आपके साथ डिस्कस भी की गई थी, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, या इस क्वेश्चन को यूं भी किया जा सकता है वाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपके साथ डिस्कस की गई थी कि सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया जिस जगह कम होता है वहां पर फ्रिक्शन कम होगी तो रोलिंग फ्रिक्शन में कम होती है। और रोलिंग फ्रिक्शन के लिहाज से आप यूं देख सकते हैं कि टायर्स और रोड के बिटवीन जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग है। अब यहाँ देख सकते हैं कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्फेसिस जो है वो कम है एज कंपेयर टू अ बॉक्स व्हेन ड्रॉन फ्रॉम ऑन दी सरफेस।
ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया आप देख सकते हैं इस दोनों के लिहाज से, जहाँ कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द सरफेसेस जो है वो ज़्यादा है, वो रोलिंग फ्रिक्शन में कम है और स्टैटिक में ज़्यादा होगा, या इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास इस चैप्टर में फिर फ्रिक्शन की टाइप्स के साथ साथ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक्स थे। और इस चैप्टर में देन हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरिकल्स के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का क्वेश्चन जो है यूजुअली आया है। इसके अलावा इसी चैप्टर में हमारे पास 2 केसेस थे जो कि स्ट्रिंग कनेक्टेड बॉडीज़ के केसेस थे, जिसमें आप देख रहे थे कि केस 1 में बोथ बॉडीज़ मूव वर्टिकली, और सेकंड में था कि वन ऑफ द बॉडी मूव वर्टिकली एंड द अदर इज हॉरिजॉन्टली। तो न्यूमेरिकल जो है केस 1 से रिलेटेड आपके पास एग्जाम में पूछा भी गया है, और वो एग्जाम्पल एक है, उस एग्जाम्पल को पूछा गया, लेकिन किसी भी अंदाज से हो, ये याद रखने वाली बात है कि जब केस 1 के लिहाज से आप देख रहे हैं तो हैवियर बॉडी ए हो या बी हो, हैवियर बॉडी का मास m1 होगा। हमारा फार्मूला यही बता रहा है, क्योंकि हमारा फार्मूला है एक्सेलरेशन के लिए कि a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू g। तो अगर हम हैवियर बॉडी को m2 कह देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है, जो आंसर है वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से मास जो है हमारे पास नेगेटिव में नहीं आ सकती, क्योंकि मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फिजिक्स में माइनस शोज एज द डायरेक्शन, और डायरेक्शन उन्हीं क्वांटिटीज की होगी जो कि वेक्टर्स होंगे, इसलिए मास वेक्टर है नहीं, तो इसलिए नेगेटिव में आंसर इसका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास था वेक्टर्स। वेक्टर्स से रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक था वो डिफरेंस बिटवीन द स्केलर्स एंड वेक्टर्स था। ये डील किया गया आपके साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस में पूछा जाता है। इसके साथ साथ देन हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर देखा था कि किसी वेक्टर को बाय दी रिप्रेजेंटेटिव लाइन कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप सेंटीमीटर की बात करें तो उसको ड्रॉ किया जा सकता है स्केल पर, लेकिन अगर किलोमीटर कहें, न्यूटन कहें, या इसी तरह से और कोई यूनिट कहें, उसको हम किस तरह से ड्राइव करें, तो आपको बताया गया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर में हम एट फर्स्ट जो है स्केल मेंटेन करते हैं, एजम्पशन स्केल होता है कि हमारे जो क्वेश्चन का की क्वांटिटी है उसका जो नंबर है वो हमारी कॉपी की पर्टिकुलर जो नंबर है उसके इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल, क्या 15 न्यूटन को हम कहीं शो करना चाहते हैं, तो इसको हमने कुछ यूं कर लिया था कि 15 न्यूटन में 5 न्यूटन इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, तो मस्ट भी 15 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के। तो 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 15 न्यूटन तो ड्रॉएबल भी नहीं है, तो इसलिए एजम्पशन स्केल यूज़ किया जाता है। तो उस एजम्पशन स्केल के साथ फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं, एक्सिस फ्रेम, जो कि 2 बताए गए थे आपको, एक जोग्राफिकल होता है, एक कार्टिजन होता है, XYZ में हो तो कार्टिजन होता है, और जोग्राफिकल हो जो कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वगैरह में मौजूद होता है। देन हमने आपको वेक्टर्स की एडिशन बताई थी, हाउ कैन वी ऐड दी वेक्टर्स, वेक्टर्स की एडिशन बताई थी। इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल 5.2 टू 5.4 ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एडिशन के, 5.1 के जो 3 पार्ट हैं वो रिप्रेजेंटेशन के हैं, जो कि आपको बताए भी गए थे, सॉल्व करवाए गए थे। देन हमारे पास जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का टॉपिक हमने इसी के साथ एसोसिएट किया था। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर टू द वेक्टर डील किया गया था कि किसी नंबर को जब किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, आपको ये बात बताई गई थी कि कोई पॉजिटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ तो उसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाएगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो मैग्नीट्यूड अगरचे मैक्सिमाइज हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन विल बी चेंज। और अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास है और वो मल्टीप्लाई करेगा तो एज अ रिजल्ट द मैग्नीट्यूड रिड्यूस, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, अब 2 वेक्टर्स को ऐड करना तो हमने देख लिया। अब किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना भी बताया था, तो एक वेक्टर एफ को हमने रिजॉल्व करना बताया था कि एफ एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एफ वाई जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, कैसे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसका इसी का इन्वर्स था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ हम किसी रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे। इसी में एक क्वेश्चन हमारे पास जो एग्जाम में पूछा गया था, नेगेटिव वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने डिस्क्राइब करना था। ये आपको होम टास्क के तौर पर दिया गया था, और इसके अलावा बुक में आपको रेफर भी किया गया था कि फलां पेज पर इसका जो आंसर है वो मौजूद है। इसके साथ साथ न्यूमेरिकल से इस चैप्टर के और इसकी एक्सरसाइज थी जो आपको सॉल्व करवाई गई, तो उसको अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वन हमारे पास जो लास्ट चैप्टर था वो इक्विलिब्रियम था, जो कि लास्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट हुआ।
तो इक्विलिब्रियम का चैप्टर जो डिस्कस किया हमने, उसमें एट फर्स्ट जो है हमने बेसिक टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, जिसमें हमने पैरेलल फोर्सेस को एट फर्स्ट, बल्कि इससे भी पहले हमने स्टैटिक्स को डिफाइन किया कि जो साइंस इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रही है एक्चुअल तौर पर, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, जो साइंस डिस्कस कर रही है, दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक्स। उसके बाद हमने पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस किया। पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस करते हुए हमने उसकी टाइप्स बताई कि वो फोर्सेस जो कि जिनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हों, लेकिन डायरेक्शन अगर सेम होगी तो लाइक होंगी, और डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। इसी में फिर देन कपल को डिस्कस किया गया कि पेयर ऑफ द इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, उसे कपल कहते हैं। फिर कपल का मूवमेंट आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ कपल। देन हम इक्विलिब्रियम पर गए, और बल्कि इससे पहले जो हमने टॉर्क को भी डिस्कस किया। टॉर्क का क्वेश्चन एग्जाम में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन टॉर्क विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड यूनिट, आल्सो डिस्क्राइब इट्स फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड अपॉन, कि किन पर ये डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड आपके साथ साइंटिफिक रीजन भी डिस्कस की गई थी कि एक हैवियर चाइल्ड जो है लाइटर चाइल्ड को कैसे एक सीसा पर बैलेंस करता है। अब टर्निंग इफेक्ट में टॉर्क आ रहा है, तो वहां आपको ये बात बताई गई थी कि जब दो चीजों पर टॉर्क डिपेंड कर रहा है, फोर्स और फोर्स आर्म या मोमेंट आर्म, जब फोर्स अगर ज्यादा है मोमेंट आर्म को कम कर दें तो नेक्स्ट साइड पर क्या हो जाएगा, मोमेंट आर्म को ज्यादा कर देने से उसका वेट बराबर हो जाएगा। जो कि हमने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि अगर एक हैवियर चाइल्ड है 10 न्यूटन, ठीक है जी, और 2 यानी इसका आर्म जो है कितना रख लिया जाए, 5 न्यूटन हैवियर चाइल्ड के मुकाबले में लाइटर चाइल्ड जो है उसका वेट है। तो जाहिर सी बात है अगर हमने इन दोनों से एक नंबर लेना है, एक नंबर ऑब्टेन करना है जो कि इक्वल हो, तो ये ज़रूर होगा कि इसका मोमेंट आर्म हाफ हो जाए इसके मुकाबले में, यानी इसका मोमेंट आर्म 4 कर दें और इसका 2 कर दें, तो 10 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा कि उनमें टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क इक्वल हो गया, तो ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं। इसी तरह से हमने इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। तो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हुए हमने उसकी टाइप्स एट फर्स्ट बताई विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट ऑफ द बॉडी के लिहाज से अगर कोई स्टैटिक फॉर्म में है और उस पर तमाम फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो उनका रिजल्टेंट जीरो है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है और उस जगह पर तमाम फोर्सेस इस पर जो एक्ट कर रही हैं वो जीरो हैं, उनका इफेक्ट जीरो है या रिजल्टेंट जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन हमने डिस्कस की जिसमें क्या था, तमाम फोर्सेस जो हैं अगर इक्वल होंगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, आइदर वो स्टैटिक कंडीशन में हो या डायनामिक कंडीशन में हो। इसी तरह से नेक्स्ट वन हमने जो डील किया सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसमें टॉर्क की बात की गई थी कि इफ द टॉर्क प्रोड्यूस इन अ बॉडी, ऑल टॉर्क प्रोड्यूस इन अ बॉडी आर इक्वल टू ईच अदर और द रिजल्टेंट इज जीरो, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, जिसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी कहते हैं, अगर इन दोनों का सम, जितने टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हैं उनका सम, जितने टॉर्क क्लॉकवाइज हैं उनका सम, ये इक्वल हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। या फिर इन दोनों का रिजल्टेंट यानी दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जीरो होना चाहिए, तो बॉडी उस वक्त जो है स्टैटिक यानी इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगी। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखा था, जो कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम है कि अगर फर्स्ट कंडीशन को ओबे कर रहा है वो इक्विलिब्रियम तो ट्रांसलेशनल होगा, सेकंड कंडीशन को अगर ओबे कर रहा है तो वो रोटेशनल होगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी कि वो पॉइंट किसी भी बॉडी का जिस पर उसका पूरा वेट जिससे कंट्रोल कर लिया जाए, इसको डिफाइन हमने यूं किया था, द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज सीन टू बी एक्टेड अपॉन, दिस नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कि अगर उस पॉइंट को हेल्ड कर ले तो पूरी बॉडी आपकी कैप्चर में होगी। ये आपको बात बताई भी गई थी कि एक्रोबेट जब रोप पर रन कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो एक स्टिक उसके हाथ में होती है। अब मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि ये चलना भी कमाल है ज़रूर, लेकिन वो स्टिक जो पकड़ी हुई है, इस स्टिक के कमाल से इसकी ट्रिक को आसानी मिल रही है, और वो ऐसी इस तरह से कि स्टिक को उसने सेंटर से होल्ड किया हुआ है और दोनों साइड पर जो ग्रेविटी इफेक्ट है वो सेम है, इसलिए उसका राइट या लेफ्ट जो है गिरना वो डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू विदाउट स्टिक। इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और उसमें बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, किसी बॉडी का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से अगर CG नीचे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा तो ये स्टेबल होगा, और CG अगर उससे ऊपर होगा तो यानी स्टेबल होगा, और अगर ये बॉडी का CG जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, पैरेलल टू द ओरिजिनल पोजीशन शिफ्ट कर रहा है और उसमें डाउनफॉल नहीं, डाउन या राइज नहीं हो रहा,
तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ हमारा ये चैप्टर जो वाइंड अप हुआ था, उसके बाद हमने इसके न्यूमेरिकल डील किए। न्यूमेरिकल इसके लेंथी ज़रूर हैं, लेकिन अच्छी तरह से ज़रा अगर देख लें, एक जगह एक पॉइंट को अगर कैप्चर कर लें तो बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। हम असल में पॉइंट ऑफ रोटेशन को समझ लें, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है, तो काम बात बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट में जो मूवमेंट आर्म की जो बात होती है, उसमें बॉडी की जो फोर्स है उसका पॉइंट ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ रोटेशन के बिटवीन के गैप को मूवमेंट आर्म कहते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी है कि पॉइंट ऑफ रोटेशन, और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है? द पॉइंट और अ लाइन अबाउट विच अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट। जैसे मैंने डोर की एग्जांपल आपको दी थी, डोर की हिंज लाइन होती है, उस डोर की हिंज लाइन के अबाउट डोर इजीली रोटेट कर सकता है। तो इन न्यूमेरिकल्स में अगर आप देखें तो यही एक बात है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है, वरना बाकी जो है ईजियर क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इन तमाम क्वेश्चंस की कीजिए। और इसके अलावा जब आपने वर्क कंप्लीट करना है, आपको हर लेक्चर में हम बताते रहें कि आपने हर एक लेक्चर को वीक वाइज, डेट वाइज, डे वाइज जो है कंप्लीट करना है। कौन सा वीक नंबर है, बाकायदा उसका वीक नंबर पेज पर मेंशन हो। चैप्टर अगर कंटिन्यू है तब भी, चैप्टर अगर न्यू स्टार्ट हो रहा है तब भी आपने वीक नंबर मेंशन करना है कि ये फलां वीक का वर्क है। जैसे वीक नंबर 1 का वर्क है, यूँ आप देख सकते हैं कि अगर वीक नंबर 1 का हमने वर्क किया, आपको स्टार्ट में बताया गया था कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इंडेक्स को मेंटेन करना है तो काम के साथ ही, लेकिन सबसे पहले आपने जो एक फेस शीट बनानी है, और वो किस चीज़ की? फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन स्टार्टेड, इसका बनाकर देन आपने चैप्टर नंबर 1 का जहाँ टाइटल बनाया वो उसी के बैक पर आपने वीक नंबर 1 भी राइट कर देना है। वीक नंबर 1 राइट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 वीक नंबर 1 में कंप्लीट हो गया। अगर नहीं हुआ, वीक नंबर 2 जहां पर वीक नंबर 1 एंड हो रहा है, उसका वर्क एंड हो रहा है, तो वीक नंबर 2 आपने ज़रूर राइट किया। अगर चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है तो आप यहाँ चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। अगर कंटिन्यू नहीं है, सेकंड चैप्टर आ गया, थर्ड चैप्टर आ गया, तो वीक नंबर वाइज आपने मेंशन करना होगा अपने वर्क को, डे वाइज, डेट वाइज। और इसके अलावा मैं पहले ये बात बता चुका हूँ इस वीडियो के स्टार्ट में कि रेफरेंस पेजेस आपके लिए हैं, आपको बताए गए हैं, उससे आपने काम राइट करना है, वर्क राइट करना है, और उस वर्क को जिस अंदाज से बताया गया वो राइट किया जाए। और पहले भी आपको ये बात बताई गई थी, हर वीडियो में बताया गया कि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल रिसेप्शन पर इस चीज़ को, अपने प्रॉब्लम को जो है लेकर आएंगे, आपको वो प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन अब भी जो कॉपीज़ आती हैं तो उनमें जो है वो वर्क उस अंदाज से नहीं है, तो काइंडली इसको ज़रा सीरियसली लें, जिससे आपका जो है सिर्फ स्कूल एग्जाम नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम भी अफेक्ट होने से बच जाए। तो ये हमारी बात हुई कंटेंट वर्क की। अब उसके बाद आपने जो है, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए, यानी 7 वीक्स का वर्क आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने एट द एंड ये कंटेंट बनाना होगा। लेकिन इस कंटेंट से पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि आपने इंडेक्स अपना कैसे मेंटेन करना है। इंडेक्स आपने अपना कैसे मेंटेन करना है? इंडेक्स को मेंटेन करने में सबसे पहले आपने टॉप पर जो राइट करना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। इसके बाद आपने वीक वाइज वीक नंबर मेंशन किया कि कौन सा वीक, वीक नंबर 1। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 1। क्या नेम है चैप्टर का? इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ठीक है। अब इसके टॉपिक्स लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 नहीं, और इसके 2 टॉपिक्स राइट करके आपने जो है अपना काम खत्म कर दिया, ऐसा भी नहीं, बल्कि इसके टॉपिक्स एट फर्स्ट क्या है? फिजिक्स डेफिनेशन, ठीक है, फिजिक्स डेफिनेशन। सेकंड, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब कई स्टूडेंट्स ने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को पर ही इस चैप्टर को जो है खैरबाद कह दिया। थर्ड वन, यहाँ टॉपिक हमारे पास क्या था? रोल ऑफ फिजिक्स। फोर्थ वन, साइंटिफिक मेथड।
एंड देन कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स। ठीक है कि आपको ये जो बात बताई गई इस लिहाज से कि एक सैंपल के तौर पर, बाकी हर चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो उसी तरह से मेंशन करने होंगे, और किस तरह से मेंशन करने होंगे ये यहाँ आपको बता दिए गए। अब इंडेक्स वाइज इस चीज़ को कुछ देख लें। जी, ये आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन स्टार्टेड, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, चैप्टर नंबर 1, और यहाँ पर मैंने ऊपर आपको बताया वीक नंबर भी मेंशन करना है, वीक नंबर कौन सा चल रहा है। अगर इसी चैप्टर में कंटिन्यू होगा तो ये चैप्टर के टॉपिक्स के दरमियान वो वीक नंबर आएगा ज़रूर, क्योंकि वीक वाइज आपका वर्क कंप्लीट होगा। तो जब आपका कंप्लीट यानी चैप्टर नंबर 6 तक का वर्क हो गया तो एट द एंड ऑफ दी कंटेंट आपने राइट करना होगा फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका वर्क कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने इंडेक्स को मेंटेन करना है। अच्छा, इंडेक्स को मेंटेन करने के अलावा आपको देन बनाना है एट द एंड कंटेंट। कंटेंट में इस जगह आपने वही राइट करना है फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज। और देन जो कंटेंट्स हैं, यहाँ पर कंटेंट्स की हेडिंग आ जाएगी और ये चैप्टर्स नेम वाइज, नंबर वाइज एंड नेम वाइज आपने राइट कर देना है। बॉटम पर आपके पास 3 हेड्स हैं, सिग्नेचर ऑफ द टीचर, ठीक है, देन रिमार्क्स और लास्ट स्टेम। इस तरह से आपका कंटेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न जो हमारे पास बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का है, जो 2019 तक रहा, तो वो हमारे पास कुछ यूँ है कि 3 सेक्शंस हैं आपके एनुअल एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए इज कंसिस्टेड ऑफ MCQs, 19 MCQs हैं, हर MCQ के 1 मार्क हैं, तो इस तरह टोटल आपके पास 19 मार्क्स बनते हैं। सेक्शन बी जो है वो बाइफ्रिकेट कर दिए गए 2 पार्ट्स में, ए एंड बी। ए में आपके पास थ्योरी क्वेश्चन है, स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, और बी में आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं। आपको जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो उनमें से 4 क्वेश्चन आपने करने होते, 5 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, हर क्वेश्चन के मार्क्स 5 हैं। टोटल मार्क्स आपके ए पार्ट के भी 20 बनते हैं और बी पार्ट के भी 20 बनते हैं। इस तरह से सेक्शन बी जो है वो हमारे पास 40 मार्क्स का बन जाता है। सेक्शन सी हमारे पास, उसमें 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, हर क्वेश्चन के 13 मार्क्स हैं और 26 मार्क्स का टोटल ये सेक्शन बन जाता है। कंप्लीट इसका जो हमारे पास टोटल बनता है वो 85 मार्क्स बनता है। 85 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है, 15 मार्क्स का आपके पास प्रैक्टिकल्स होता है, जो अभी तक चलता रहा, जिसमें अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। अब इस वक्त जो है स्कूल एग्जाम के लिहाज से मिड टर्म में जो आपने पेपर देना है उसमें आपके पास क्या सीक्वेंस है, उसमें आपके ये 30 मार्क्स का पेपर होता है मिड टर्म का। इसको भी यानी डिज़ाइन उसी अंदाज से किया गया जैसे बोर्ड पैटर्न है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, और सेक्शन बी के 2 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, एंड देन सेक्शन सी। अलबत्ता सेक्शन ए में हमने, क्योंकि 30 मार्क्स टोटल हैं, तो इन 30 मार्क्स को हमने कुछ डिवाइड करते हुए ये 19 की जगह 12 MCQs जो है यहाँ पर दिए हैं आपको। हर एक MCQ 0.5 मार्क्स का है, तो दिस मीन के आपके पास ये 6 मार्क्स का सेक्शन ए है। सेक्शन बी आपके पास जो है वो 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो 8 मार्क्स का ए पार्ट और बी पार्ट भी इसी तरह से 8 मार्क्स का हो गया, क्योंकि उसमें भी आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल हमारे पास सेक्शन बी जो है वो 16 मार्क्स का हुआ। सेक्शन सी हमारे पास जो है इसमें हमने 2 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, क्योंकि सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास 2 पार्ट ए और बी पर कंसिस्टेड होते हैं, ठीक है। तो 4 2 8, इस लिहाज से ये हमारे पास
जो ओवरऑल तौर पर 30 मार्क्स यूँ डिवाइड हो गए, ठीक है। तो बहरहाल लेकिन आपको जो है रिव्यू में काफ़ी सारी बातें जो पहले अगर कुछ कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हुई होंगी। बाकी ये है कि अपने एग्ज़ाम के लिहाज से अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। मिड टर्म एग्ज़ाम आपका जो है सर पर है और खुश आइन बात है कि इंशाल्लाह स्कूल्स की ओपनिंग का सीक्वेंस है। आपका एक जो है वो बहुत बड़ा पीरियड जो है वो वेस्ट हुआ, लेकिन कोशिश ये होगी इंशाल्लाह जो है इस लिहाज से जो स्कूल ने आपके साथ कोऑपरेटिव वे में जो चले, जो ऑनलाइन क्लासेस आपको दी, तो इससे आपको जो है फ़ायदा हुआ होगा। अपने टाइम को जितनी कदर करेंगे, वक्त की जितनी कदर करेंगे, तो आपकी कदर की जाएगी। और आप जितना जो है वक्त को अगर वेस्ट करेंगे, इससे और कुछ नहीं होगा। फरमाया कि देर से बनो लेकिन कुछ बनो, तो उसके लिए वक्त की कदर करना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जो है फिर आगे जो सूरत हाल होगी उस सूरत हाल के लिहाज से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।